हूँ आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आप रात 9 बजे का लोकप्रिय टीवी शो जनहित देखना शुरू कर चुके हैं। देश में राणा सांगा को लेकर आज भी संसद से सड़क तक सियासत हुई है। नोकझोंक की खबरें आती रहीं। आज देश में शांति के साथ जुम्मे की नमाज भी पढ़ी गई। संभल और मेरठ जैसे शहरों में जहां सड़क पर नमाज को लेकर प्रशासन की गाइडलाइंस थी, सब कुछ शांति से संपन्न हो गया। लेकिन कई बार घर से पहले पड़ोस की सुध ले लेनी चाहिए, खासकर तब जब पड़ोसी परेशान हो, उस पर कोई आपदा आई हो। इसीलिए आज पड़ोसी की खबर सबसे पहले देने वाले हैं। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बैंकॉक से आई है, जो कि थाईलैंड की राजधानी है। यहां भीषण भूकंप आया है, धरती हिली, जिसमें कई जानें चली गईं। थाईलैंड में करीब 1 लाख भारतीय रहते हैं। पड़ोस के म्यांमार और बांग्लादेश में भी इस भूकंप के बड़े झटके लगे हैं। भूकंप का केंद्र म्यांमार में ही था। तीव्रता 7.7 की थी। म्यांमार में भी भारी तबाही हुई है, कई जानें चली गई हैं। वहीं दूसरी ओर पड़ोसी देश नेपाल से बड़ी खबर, जहां पर राजधानी काठमांडू में हिंदू राष्ट्र की मांग और राजशाही को वापस लाने की डिमांड लेकर आज लोग सड़क पर उतर गए। एक बार फिर नेपाल में विद्रोह के हालात बन गए। काठमांडू के कई हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। हिंसा में एक पत्रकार समेत 2 लोग मारे गए हैं। आज जनहित में इन दोनों खबरों पर विस्तार से करने वाले हैं बात, लेकिन शुरुआत बैंकॉक से करते हैं। बहुत से दर्शकों को थाईलैंड और बैंकॉक के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन जो दर्शक बैंकॉक से बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं है, उन्हें मैं बता देती हूं कि कोलकाता से करीब 3000 किलोमीटर दूर है। दिल्ली से 4 घंटे की हवाई दूरी है। बैंकॉक में दोपहर के करीब 12 बजने वाले थे, तभी जोर से धरती हिली। बैंकॉक में एक निर्माणाधीन 30 मंजिला बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह चंद सेकंड में ही भरभरा कर गिर गई। आज जो भूकंप आया, यह उसका सबसे भयानक दृश्य था। इस बिल्डिंग साइट पर 400 लोग काम कर रहे थे। उनमें बहुत से लापता बताए जा रहे हैं। भूकंप के विध्वंस की विनाश लीला से आज जनहित की शुरुआत करते हैं। तबाही के तांडव का जलजला। विध्वंस की विराट विनाश लीला। दहशत में दक्षिण पूर्वी एशिया। इस दहशत का एक केंद्र है थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। जहां तबाही की सबसे बड़ी गवाही के तौर पर सामने आई है ये इमारत। एक नहीं, 2 नहीं, 5 अलग अलग एंगल से इमारत के जमींदोज होने की तस्वीर सामने आई है। 7.7 तीव्रता के भूकंप से पूरी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। सड़कों पर चीख चित्कार मच गई। एक वीडियो के जरिए दहशत के उस खौफनाक मंजर से आपका साक्षात कराते हैं। 5 सेकंड में 35 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। चारों तरफ धूल का गुबार छा जाता है। जो लोग कुछ वक्त पहले तक यहाँ बिल्डिंग के हिलने की तस्वीर अपने फोन में कैद कर रहे थे, वो सभी दहशत में उल्टे पांव दौड़ने लगते हैं। इसी इमारत के ढहने का वीडियो दूसरे एंगल से देखिए। करीब से देखने पर पता चल रहा है कि इमारत निर्माणाधीन है। कुछ हिस्से पर कांच लगा हुआ है, पर कुछ पर काम बाकी है, जिसके पूरे होने से पहले ही आज ये इमारत चंद सेकंड में जमींदोज हो गई। तबाही के वक्त इमारत के नीचे कुछ मजदूर भी मौजूद थे। जैसे ही उन्हें भूकंप के तेज झटके महसूस होते हैं, अनहोनी का आभास होता है। ये अपनी जान बचाकर भागते हैं।
महज कुछ सेकंड से ये मजदूर अपनी जान बचाने में कामयाब होते हैं। इमारत गिरने की ये तबाही कितनी भयावह थी, इसे आप इन दो तस्वीरों में देख सकते हैं। ये दोनों तस्वीरें जमींदोज हुई इमारत से काफी दूर की हैं, लेकिन साफ देखा जा सकता है कि इमारत की धूल ने बड़े हिस्से को अपनी आगोश में कैद कर लिया। ये तस्वीर जमींदोज हुई इमारत की बताई जा रही है। मलबे और लोहे की रॉड में एक शख्स मलबे में दबा है, सिर्फ उसका सिर बाहर नजर आ रहा है, मदद की गुहार लगा रहा है। ऐसे न जाने कितने शख्स हैं जो इस इमारत के नीचे दब गए। तस्वीरें बेहद भयावह हो सकता है जनहित के बहुत सारे दर्शक बैंकॉक कभी गए हों। बहुत से लोगों के परिवार वाले कभी न कभी गए होंगे। पिछले साल भारत से 20 लाख से ज्यादा लोग थाईलैंड घूमने गए थे। इनमें से ज्यादातर बैंकॉक ही जाते हैं। दुनिया भर की बात करें तो हर साल 4 करोड़ के आसपास सैलानी बैंकॉक घूमने के लिए पहुंचते हैं। ये आंकड़े मैं आपको इसलिए बता रही हूं ताकि आप बैंकॉक को करीब से जान पाएं। आज के इस भूकंप ने सैलानियों के शहर को मलबे के ढेर में बदल दिया। सैकड़ों लोगों के लापता होने की खबर है। शहर में इमरजेंसी लगा दी गई है। राहत बचाव और मलबे से लोगों को निकालने की मुहिम जारी है। इमारत से सैलाब बनकर गिर रहा ये पानी बारिश का नहीं है, ना ही इमारत का वाटर टैंक टूटा है। ये पानी टॉप फ्लोर पर मौजूद स्विमिंग पूल का है, जो आज बैंकॉक में 7.7 तीव्रता के भूकंप से लहरों में तब्दील होकर गिरने लगा। हाई राइज बिल्डिंग में जहां भी टॉप फ्लोर के स्विमिंग पूल मौजूद थे, वहां की इमारत के बाहर ये नजारा आम हो गया। स्विमिंग पूल का पानी उफान बनकर डराने लगा। तीनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं भूकंप इतना भयावह था कि ऊंची ऊंची इमारतों के स्विमिंग पूल का पानी बाहर आने को विवश हो गया। ये तस्वीर ऐसे ही एक टॉप फ्लोर स्विमिंग पूल की है। स्विमिंग पूल में खौफनाक लहरें उठ रही हैं। पानी रेस्ट एरिया में भी पूरी तरह घुसपैठ कर चुका है। बैंकॉक के मेट्रो स्टेशन की यह तस्वीर उस वक्त की है जब भूकंप ने दस्तक दी। ट्रैक पर खड़ी मेट्रो इस तरह से हिलने लगती है मानो कोई खिलौना हो। स्टेशन पर मौजूद यात्री दहशत में आ जाते हैं, एक दूसरे को पकड़ने लगते हैं। भूकंप की इस तबाही के बाद बैंकॉक में जान माल का भारी नुकसान हुआ है। अस्पताल में घायलों की भारी भीड़ लगने लगी है। लेकिन अस्पतालों में पहले से मौजूद मरीज सड़कों पर आ चुके हैं। व्हीलचेयर लेकर नर्स मरीजों को सड़क किनारे ला रही हैं। सड़कों पर ड्रिप चढ़ रही है। सड़कों पर ही गंभीर इलाज भी हो रहा है। दरअसल भूकंप की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि अस्पतालों की इमारत के ढह जाने का खतरा मंडरा रहा है। बेसमेंट पार्किंग की ये तस्वीर देखिए। जब भूकंप के झटके आए तो लोग पार्किंग से भागते नजर आए। अपनों का हाथ थामे हर कोई यहाँ खुले आसमान तक पहुँचना चाहता था, जिस छत के लिए इंसान पूरी जिंदगी खपा देता है। बैंकॉक में वही छत शुक्रवार को शापित साबित हुई। आज जो भूकंप आया है वो भूकंप भारत के पूर्वी इलाके से सटे पड़ोसी मुल्कों में आया है। पूरब यानी पूर्वोत्तर से आगे म्यांमार, बांग्लादेश से लेकर थाईलैंड तक की धरती हिली है। सालों पुरानी विरासतें जमींदोज हो गई। म्यांमार में भूकंप का केंद्र था जहां पर 144 लोगों की जान गई है। कितना बड़ा दायरा था आज के भूकंप का, अब उसको विस्तार से बताते हैं। पुल के 5 हिस्से जल समाधि ले चुके हैं। 90 साल से ज्यादा के वक्त से जो पुल लोगों को नदी पार करवा रहा था, आज वो खुद जलमग्न हो चुका है। तस्वीरें म्यांमार के एवा ब्रिज की है, जिसने आज भूकंप के झटकों के सामने सरेंडर कर दिया। पुल के 5 पिलर गिर गए।
एवा ब्रिज से निकलकर म्यांमार के शहरों का हाल देखिए। लाल और पीले रंग का ये 3 मंजिला मकान भूकंप की चपेट में आने से टेढ़ा हो चुका है। बिल्डिंग एक हिस्से में खड़ी नजर आ रही है। ऐसा ही हाल गुलाबी रंग की दूसरी इमारत का भी है। सड़क पर अचानक सफेद रंग की गाड़ी तेजी से हिलने लगती है। सफेद गाड़ी के ठीक बाईं तरफ स्कूटी भी जोर से हिलने लगती है, जिसे गिरने से बचाने की कोशिश में एक महिला जुटी है। यहाँ तो जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आगे सड़कों पर कई घर टूटे नजर आए। ऐसे ही जमींदोज हुए एक मकान से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। राहत और बचाव कर्मी जगह जगह इस तरह से लोगों को बचाने में जुटे हुए हैं। म्यांमार में बौद्ध मंदिर भी भूकंप के आगे धराशायी हो चुके हैं। मंदिर के धार्मिक प्रतीक मलबे में दब गए हैं। यानी म्यांमार में धार्मिक स्थल से लेकर सार्वजनिक इमारत और घर बुरी तरह भूकंप की चपेट में है। आज सुबह 11 बजे के आसपास तक जो बैंकॉक दुनिया भर के सैलानियों की छुट्टियों का अड्डा बना हुआ था, वो अब तबाही की तस्वीरों में तब्दील एक शहर है। 24 घंटे के अंदर बैंकॉक की बिल्डिंग, वहां की सड़कें, वहां के हालात कैसे एक झटके में बदल गए, अब वो देखिए। चौबीस घंटे में कितना बदला बैंकॉक। पहले बैंकॉक की तस्वीरों में हाई राइज बिल्डिंग दिखती थी, ऊंची ऊंची इमारतें यहाँ की शान थी। अब बिल्डिंग गिरने के बाद सिर्फ मलबा बचा है, उससे भी कई लोगों के शव निकले। पहले होटलों के टॉप फ्लोर पर स्विमिंग पूल में लोग मस्ती करते थे, टॉप एंगल व्यू लेते थे। भूकंप के दौरान उन्हीं पूल्स का पानी टॉप एंगल से झरने की तरह बहता हुआ नीचे आ रहा था। पहले शहर की साफ सुथरी सड़कें सैलानियों को लुभाती थी, अब उन्हीं सड़कों पर बने गड्ढे उन्हें डराते हैं। वो बताते हैं कि भूकंप कितना खतरनाक था। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक आज सुबह तक सामान्य था। बाजार लगा था, धूप निकली थी। कुछ लोग शॉपिंग के लिए तो कुछ शहर घूमने के लिए घर से निकले थे। तभी भारतीय समय के अनुसार दोपहर लगभग 12 बजे के आसपास एक भूकंप आया। सात 7.7 तीव्रता के साथ जोर से धरती ऐसी हिली कि बैंकॉक की ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। कोई काम पर तो कोई सैर पर निकला था, तभी उनकी आंखों के सामने खौफ का ये मंजर दिखा। 30 मंजिलों की निर्माणाधीन बिल्डिंग जो बनने के बाद कुछ यूं दिखने वाली थी, काम पूरा होने से पहले ही उनका ढांचा चकनाचूर हो गया। बताया जा रहा है कि ये निर्माणाधीन बिल्डिंग बैंकॉक के सबसे मशहूर चतुचक मार्केट में गिरी। उस मार्केट का हाल कल तक कुछ ऐसा था। अब कई मंजिलों की बिल्डिंग के चकनाचूर होने के बाद तस्वीरें एक झटके में बदल गईं। थाईलैंड दुनिया के बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट्स में जाना जाता है। भूकंप से पहले तक खिलखिलाते चेहरे रखने वाले सैलानी भूकंप के दौरान जान बचाकर भागते दिख रहे थे। ग्रेटर बैंकॉक में 1 करोड़ 70 लाख लोग रहते हैं। उनमें से भी ज्यादातर वो हैं जिनका घर इन गगनचुंबी इमारतों में है। शहर के अंदर दहशत की ये तस्वीरें बताती हैं कि भूकंप ने थाईलैंड के स्थानीय लोगों पर और सैलानियों के मन में ऐसा डर पैदा किया है जिससे निकलने में पता नहीं कितने दिनों का वक्त लग जाए। और अब आपको थाईलैंड और बैंकॉक के बारे में कुछ और जानकारी दे दें। आखिर क्यों इस भूकंप को थाईलैंड की रीढ़ पर हमला माना जा रहा है? थाईलैंड एक ऐसा देश जिसकी पहचान उसके टूरिज्म की वजह से है। थाईलैंड की रौनक भी सैलानियों की वजह से रहती है।
लेकिन आज भूकंप के बाद सैलानियों के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थीं। थाईलैंड की जीडीपी का 12% हिस्सा पर्यटन क्षेत्र से आता है। देश विदेश से आने वाले सैलानियों से स्थानीय लोग भी खूब पैसे कमाते हैं। टूरिज्म सेक्टर 20% से ज्यादा रोजगार देता है। 2024 में ही थाईलैंड में पर्यटकों से 4 लाख करोड़ से ज्यादा की कमाई का लक्ष्य रखा गया था और इस कमाई में भारतीयों का भी अच्छा खासा योगदान है। विदेशी सैलानियों के मामले में भारत वहां चौथे नंबर पर है। 2023 में लगभग 16 लाख भारतीय पर्यटक छुट्टियां मनाने के लिए थाईलैंड गए थे। 2024 में रिकॉर्ड 21 लाख भारतीयों ने थाईलैंड का ट्रिप किया। लेकिन अब भूकंप की तबाही के बाद हो सकता है कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन थाईलैंड का टूरिज्म सेक्टर मुश्किलों में आ जाए। थाईलैंड से भारत की सीमा जमीन से नहीं समंदर से जुड़ी हुई है। दोनों देशों के रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं। 5 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी उसी बैंकॉक शहर जाने वाले हैं जहां आज भूकंप आया है। भारत एक सच्चा मददगार रहा है। इस भूकंप पर भी थाईलैंड के साथ दोस्त की तरह वो खड़ा है। दुनिया में कहीं भी किसी भी देश के अंदर आपदा आती है तो भारत उन देशों में होता है जो सबसे पहले मदद के लिए हाथ बढ़ाता है। तुर्की के भूकंप के दौरान की तस्वीरें उसका सबूत हैं। इस बार भी भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया है। जैसे ही भूकंप और उससे होने वाली तबाही की खबर मिली, 3 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा। कहा, थाईलैंड और म्यांमार में आए भूकंप से हम चिंतित हैं। भारत हर संभव मदद देने के लिए तैयार है। हमने भारतीय अथॉरिटीज को स्टैंड बाय पर रहने को कहा है। विदेश मंत्रालय को थाईलैंड और म्यांमार सरकार के साथ संपर्क रखने के निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री ने अपने एक पोस्ट से साफ कर दिया कि भारत मुश्किल घड़ी में थाईलैंड और म्यांमार के साथ मजबूती से खड़ा है। 5 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी बैंकॉक की इसी जमीन पर जाने वाले हैं। हालांकि उनका यह दौरा पहले से प्रस्तावित था। प्रधानमंत्री बैंकॉक में होने वाले छठे बिम्स्टेक समिट में हिस्सा लेने जाएंगे। बिम्स्टेक का मतलब है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये बंगाल की खाड़ी के आसपास मौजूद 7 देशों का समूह है। इसमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल है। 4 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिम्स्टेक की मीटिंग अटेंड करेंगे। इस दौरान वो अन्य सहयोगी देशों के प्रतिनिधियों के साथ क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस बैठक के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड की प्रधानमंत्री शिनावात्रा के साथ भी द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। माना यह जा रहा है कि इस द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान भूकंप पर भी चर्चा जरूर होगी। अपने आधिकारिक थाईलैंड दौरे से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने मदद का हाथ बढ़ा दिया है। आप कह सकते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की यही सोच हमें दूसरे देशों से अलग बनाती है। भूकंप ना तो देश देखकर आता है, ना ही समय बताकर। दिन, रात, सुबह, शाम कभी भी दस्तक दे देता है। इसीलिए भूकंप का खौफ का दूसरा नाम उसको बताया जाता है। भूकंप भले ही आज थाईलैंड और म्यांमार में आया, लेकिन उसका असर बड़ा है। आपको भी भूकंप से क्यों डरना चाहिए, क्यों भूकंप से बचने की तैयारी करनी चाहिए, यह रिपोर्ट गौर से देखिए और समझिए, क्योंकि देश का बड़ा हिस्सा हाल के दिनों में भूकंप से हिलता रहा है। अभी पिछले महीने ही दिल्ली भी हिली थी। गगनचुंबी इमारत से भारी भरकम क्रेन कागज की तरह उड़ गई। पक्के घर टेढ़े मेढ़े हो गए। इमारत गिरी तो लोग कराह उठे। बरसों पुराने पुल की बुनियाद हिल गई। हवा में उड़ान भरने वालों ने जमीन पकड़ ली। ये सब वहां हुआ जहां भूकंप का केंद्र था, यानी म्यांमार में। भूकंप की जद में थाईलैंड भी आया। वहां राजधानी बैंकॉक में क्या हुआ, अब जरा उसका मंजर भी देख लीजिए। बहुमंजिला इमारत जमींदोज हो गई। निर्माणाधीन इमारत गिरी तो धूल का गुबार छा गया। चंद पलों में ये सब क्या हो गया? सवाल ये सब हुआ क्यों? तो इसका जवाब एक शब्द में है, भूकंप। लेकिन भूकंप आते क्यों हैं?
विज्ञान और विज्ञान ने बेशुमार अनसुलझी पहेलियों को सुलझा लिया है, लेकिन अब तक भूकंप की भविष्यवाणी मुमकिन नहीं हो पाई है। लेकिन वो गुत्थी जरूर सुलझ चुकी है कि शांत सी दिखने वाली धरती बार बार अशांत क्यों हो जाती है। भूकंप क्या है और इसकी वजह क्या है, इसे समझने से पहले जरा उस धरती की बनावट तो देखिए जो पूरी दुनिया के 800 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का बसेरा है। पृथ्वी की 4 प्रमुख परतें हैं। सबसे नीचे आंतरिक कोर, इसके ऊपर बाहरी कोर, फिर मेंटल और सबसे ऊपर क्रस्ट। सबसे बाहरी परत यानी क्रस्ट में होने वाली हलचल ही भूकंप की वजह बनती है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत यानी क्रस्ट एक समान परत नहीं है। ये पृथ्वी की सतह को कवर करने वाले कई टुकड़ों से बनी है। टुकड़े धीरे धीरे इधर उधर घूमते रहते हैं, फिसलते रहते हैं और एक दूसरे से टकराते रहते हैं। इन टुकड़ों को टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है और प्लेट्स के किनारों को प्लेट बाउंड्री कहा जाता है। प्लेट की बाउंड्री कई फॉल्ट से बनी होती है और ज्यादातर भूकंप इन्हीं फॉल्ट्स पर आते हैं। इन प्लेट्स के टकराने या दूर जाने से भूकंप आते हैं। पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है जिसको लिथोस्फीयर कहते हैं, वो एक कंटिन्यूअस लेयर नहीं होकर कई टुकड़ों में बटा है, जिसको कि हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। और इन टेक्टोनिक प्लेट्स के अलोंग लगातार मूवमेंट हो रहा है और इन मूवमेंट के कारण जो है पृथ्वी की सतह पे तनाव उत्पन्न होता है और जब वो तनाव रिलीज होते हैं तो भूकंप आते हैं। भूकंप साल में लाखों बार आते हैं, लेकिन ज्यादातर इतने छोटे होते हैं कि लोग उन्हें महसूस भी नहीं कर पाते। हर साल लगभग 100 महसूस करने लायक भूकंप आते हैं, जिनसे कई बार भारी तबाही मचती है। और यही तबाही इस बार म्यांमार और थाईलैंड में मची है, जिसका केंद्र म्यांमार में था और तीव्रता 7.7 थी। वो बिंदु जहां भूकंप शुरू होता है उसे फोकस या हाइपोसेंटर कहा जाता है और ये पृथ्वी के भीतर कई किलोमीटर गहराई में हो सकता है। फोकस के ठीक ऊपरी सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का सेंटर यानी एपिसेंटर कहा जाता है। भूकंप को सीस्मोग्राफ नाम की मशीन से रिकॉर्ड किया जाता है। इस रिकॉर्डिंग को सीस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। 80% से ज्यादा बड़े भूकंप प्रशांत महासागर के किनारों के आसपास आते हैं। इस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर के रूप में जाना जाता है। रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी और भूकंप के लिहाज से सबसे सक्रिय क्षेत्र है। आजकल मौसम का पूर्वानुमान बेहद आसान है। सैटेलाइट क्रांति के इस युग में चुटकी बजाते ही बारिश, आंधी और तूफान की सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है, लेकिन यह बताना नामुमकिन है कि भूकंप कब आएगा, कितनी तीव्रता का आएगा। दावे के मुताबिक कुछ जानवरों को भूकंप की आहट हो जाती है, लेकिन विज्ञान की कसौटी पर यह दावा खरा नहीं उतरता। भूकंप एक झटके में आता है और सब कुछ तबाह कर जाता है। अतीत में ऐसे कई विनाशकारी भूकंप आ चुके हैं जिन्हें याद कर आज भी लोग कांप उठते हैं। देश और दुनिया की ऐसे ही कुछ त्रासदियों के किस्से आपको दिखा देते हैं जो आज भी पुराने जख्मों को ताजा कर जाते हैं। झटके तो भारत में भी महसूस हुए, लेकिन अगर भूकंप का केंद्र भारत में होता, तीव्रता म्यांमार की तरह 7 से ऊपर होती, तो क्या होता? क्या बर्बादी का मंजर ऐसा ही होता? क्या चीख पुकार कुछ इसी तरह से मचती? ऐसे सवालों से ही सिहरन होती है। लेकिन एक पल के लिए सोचिए, अगर देश की राजधानी और आसपास के इलाके यानी दिल्ली एनसीआर में भूकंप का केंद्र होता तो मंजर कैसा होता? तीव्रता की बात करें तो सबसे हाईएस्ट खतरनाक जो होता है वो सिस्मिक जोन 5 होता है और इंडिया सिस्मिक जोन 4 में है। जो आबादी है दिल्ली की वो काफ़ी घनी आबादी है और किसी भी तरह का अगर नुकसान होता है, जैसे कोई पेड़ गिरते हैं या मकान गिरता है, तो जान की नुकसान सबसे ज़्यादा हो सकता है। साथ ही हम जानते हैं कि दिल्ली में जो मकान है वो नए और पुराने दोनों मिक्स हैं। तो जो पुराने मकान हैं वो इंजीनियरिंग तौर पे रिस्ट्रक्चर्ड नहीं है, जिसके कारण वो उतने आप स्थिर नहीं है। भूकंप के कारण उनके गिरने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है।
दिल्ली एनसीआर में अक्सर धरती कांपती रहती है। जब जब यहाँ धरती डोलती है तब तब लोग हिल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसे समझने के लिए हमें भूकंप के लिहाज से भारत के भूगोल को समझना होगा। तो भारत का करीब 59% हिस्सा भूकंप प्रभावित माना जाता है। देश को 4 भूकंप जोन में बांटा गया है। जोन 5 सबसे खतरनाक माना जाता है, जबकि जोन 2 सबसे कम खतरनाक। देश का करीब 11% हिस्सा जोन 5 में आता है, जहां सबसे ज्यादा खतरा है। जोन 4 में लगभग 18% हिस्सा है। ये उच्च जोखिम वाले इलाके हैं। जोन 3 में करीब 30% हिस्सा है। ये मध्यम जोखिम वाले क्षेत्र हैं। जोन 2 में लगभग 41% हिस्सा आता है। ये कम जोखिम वाले इलाके हैं। दिल्ली और उसके आसपास के इलाके जोन 4 यानी उच्च जोखिम में आते हैं। भारत भूकंप के लिहाज से इसलिए भी संवेदनशील माना जाता है क्योंकि हम हिमालय की गोद में बसे हैं। यही वजह है कि नेपाल और भारत में अक्सर धरती कांपने लगती है। दो 2015 के इस मंजर को कौन भूल सकता है, जब नेपाल में भूकंप की त्रासदी में 9000 से ज्यादा लोग मारे गए। जानमाल का नुकसान इतना हुआ कि भरपाई 10 साल बाद भी नहीं हो पाई। इससे पहले आप जरा 2001 की इस तबाही को देखिए, जब गुजरात का भुज कुदरत के कहर से काल के गाल में समा गया। इस आपदा में 20,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इस मंजर को याद कर आज भी भुज ही नहीं, पूरा गुजरात और समूचा भारत सिहर उठता है। इसी तरह 1999 में तब के उत्तर प्रदेश और अब के उत्तराखंड के चमोली में भूकंप की जद में आकर 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 1993 के भूकंप में महाराष्ट्र के उस्मानाबाद और लातूर में 20,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। 1991 में उत्तरकाशी में धरती इस कदर कांपी कि 1000 से ज्यादा लोग अकाल मौत के शिकार हो गए। 1950 में असम के भूकंप में 1500 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। 1934 में आए नेपाल और बिहार के भूकंप की कहानी तो आज भी सुनाई देती है, जब 30,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ये तो हुई भारत और नेपाल की बात। बाकी दुनिया में भी ऐसे ही विनाशकारी भूकंप आ चुके हैं, जिन्हें याद करके ही लोग कांप जाते हैं। अब थाईलैंड और म्यांमार में आए भूकंप को लेकर ज्योतिषियों के हवाले से बड़ी खबर देते हैं। दावा किया जा रहा है कि बैंकॉक से लेकर म्यांमार में धरती हिलने के पीछे शनि ग्रह की चाल है, वो चाल जो कल से बदल जाएगी। इतना ही नहीं, ज्योतिष विज्ञान का दावा है कि कल से 51 दिनों तक शनि और राहु एक साथ एक राशि में होंगे। ऐसे में इन दोनों का साथ देश दुनिया के लिए शुभ नहीं बल्कि अशुभ संकेत लेकर आया है। इस महायुति के बीच कल सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है, इसीलिए कहा जा रहा है कि अगले 51 दिन बेहद सावधान। क्या ये शनि और राहु की महायुति से पहले का ट्रेलर है? क्या शनि और राहु का शापित योग उनकी महायुति से पहले ही एक्टिव हो गया है? थाईलैंड म्यांमार में 7.7 तीव्रता के भूकंप से बरपी ये बर्बादी, ये तबाही, ये विनाश, ये चीख पुकार। कांपती धरती पर कांपते लोग और म्यांमार की यूनिवर्सिटी से लेकर आबू धाबी का जलता हुआ ये वाटर पार्क। मैक्सिको में हाहाकारी सैलाब का तांडव। क्या ये सब शनि की बदलने वाली चाल के दुष्परिणाम हैं? हमारे ऐसा कहने के पीछे है ज्योतिष शास्त्र से जुड़े जानकारों की शनि और राहु की महायुति से जुड़ी तमाम आशंकाएं और भविष्यवाणियां। वो भविष्यवाणियां जो पिछले कई दिनों से हम लगातार एबीपी न्यूज के दर्शकों यानी आप तक पहुंचा रहे हैं। शुक्रवार को इस भूकंप से एक दिन पहले ही जोशियों ने इसकी आशंका जाहिर की थी। शनि और राहु की युति होती है
तो इसको ज्योतिष शास्त्र में बहुत नाम है। कुछ लोग पिशाच योग कहते हैं, कुछ लोग शापित योग कहा जाता है, क्योंकि सूर्य शनि की जो ये 51 दिन युति जो बन रही है, ये कहीं ना कहीं भूकंप के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए, युद्ध के हालात के लिए बहुत अच्छी नहीं है। ज्योतिष से जुड़े जानकार मानते हैं कि जब जब दुनिया में राहु के साथ शनि ने युति बनाई है, वो समय, वो काल दुनिया के लिए उथल पुथल लेकर ही आया है और करीब 11 साल बाद एक बार फिर वैसे ही पाप ग्रहों के योग बने हैं। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक 29/5 को शनि मीन राशि में जाएंगे। मीन राशि में पहले से ही सूर्य, शुक्र और बुध के साथ राहु मौजूद है। मीन राशि में राहु के साथ शनि 51 दिन साथ रहेंगे। शनि राहु को पाप ग्रह माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक दो पाप ग्रह जब साथ आते हैं तो अशुभ होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और 29 मार्च की रात से 51 दिनों के लिए शनि और राहु की खतरनाक महायुति बन रही है, जो धरती वासियों के लिए किसी भी तरह से अच्छी नहीं बताई जा रही। तो शनि जो है न्याय के देवता हैं और सबसे पहले तो उन्होंने अपने पिता खुद सूर्य देव को भी नहीं छोड़ा था। ज्योतिष के जानकारों की माने तो जो कुछ आपने देखा या जो कुछ घटा वो तो महज ट्रेलर है। शनि और राहु की महायुति अगले 51 दिनों तक जल में भी बड़ी उथल पुथल का सबब बनने वाली है। मीन राशि होती है जल तत्व राशि। अब तक हम बोलते हैं कि 2025 जो है मंगल का साल है, तो कहीं ना कहीं हमने अर्थक्वेक्स एक्सपीरियंस किए, हमने अग्निकांड एक्सपीरियंस किए, हमने वायु रिलेटेड दुर्घटनाएं एक्सपीरियंस की। लेकिन अब जब शनि देव जल तत्व राशि में जाएंगे तो अब हम वाटर लेवल में भी डिस्टर्बेंस कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करेंगे। वाटर वॉल्केनोज इरप्शन होंगी, कहीं ना कहीं सुनामी आएगी, बाढ़ आएगी, कोस्टल एरियाज में बहुत ज़बरदस्त डिस्टर्बेंस होती हुई नजर आ रही है। और शनि राहु की युति जो है वो कहीं ना कहीं वॉर लाइक सिचुएशंस डेफिनेटली बनाएगी ही बनाएगी। ऐसा कहने के पीछे भी कुछ आधार हैं। राशि चक्र से जुड़े 4 तत्व होते हैं: अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। मीन राशि में जल तत्व है। जल राशियों का पृथ्वी, अग्नि और वायु से सीधा संबंध है। ज्योतिष शास्त्र मानता है कि ये संबंध कभी कभी घातक साबित हो जाते हैं। और जल के राशि में जाने के कारण जल तत्व का जो कुछ खेल है इसमें बड़ा विकार एक उत्पन्न कर देगा। कोई ना कोई यहाँ अनहोनी का भी एक कारक बन सकता है। जल जब हवा और अग्नि के साथ योग करता है तो विनाश का सबब बनता है। कहीं अतिवृष्टि होगी, कहीं इतना बरसात करेगा ये कि आदमी परेशान हो जाएगा। और पहाड़ों के क्षेत्र में कहीं ना कहीं वर्षा ऋतु काल में अनहोनी का ये संकेत देगा। इसके फल इस रूप में बना हुआ है। एक तरफ जब थाईलैंड और म्यांमार की धरती पर विनाशकारी भूकंप तबाही मचा रहा था, ठीक उसी समय आबू धाबी का एक बड़ा वाटर पार्क विनाशकारी अग्निकांड का शिकार हो गया। एबीपी न्यूज पर ज्योतिष के जानकार ऐसी आशंका भी जाहिर कर चुके थे। एक्सीडेंट ज्यादा होना, भूकंप का आना, अग्नि घटनाओं का बहुत होना, और जैसे कि हम 2 साल से देख भी रहे हैं कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। एक तरफ शनि और राहु की महायुति तो दूसरी तरफ ज्योतिष से जुड़े जानकार चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के फेर को भी आने वाले दिनों के लिए मुश्किल भरा मान रहे हैं। एक्सीडेंट ज्यादा होना, भूकंप का आना, अग्नि घटनाओं का बहुत होना, और जैसे कि हम 2 साल से देख भी रहे हैं कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वैसे तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण में ज्योतिषीय आधारों और दावों की कोई मान्यता नहीं है, लेकिन ज्योतिष से जुड़े दावों को भी पूरी तरह से झुठलाया नहीं गया है, क्योंकि ज्योतिषीय गणना भी गणित और खगोल पर आधारित है। बहुत बड़ा नुकसान आज हो चुका है। उम्मीद यह है कि 51 दिन तक देश और दुनिया में शांति बनी रहे। इसी के साथ अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। खबर अब भारत के एक और पड़ोसी देश नेपाल से, जहां हिंदू राष्ट्र और राजशाही की मांग को लेकर आज गदर हो गया। राजधानी काठमांडू में लोग सड़कों पर उतर आए, पुलिस से भिड़ गए। सवाल यह कि क्या नेपाल में लोकतंत्र दिखावा साबित हुआ है, जो अब लोगों का सब्र जवाब देने लगा है। सवाल यह भी कि क्या नेपाल की बदहाली राजशाही से ही दूर हो पाएगी। तस्वीर नंबर 1, काठमांडू की सड़कों पर संग्राम। तस्वीर नंबर 2, दुकानों में आगजनी। तस्वीर नंबर 3, पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी। 1, 2, 3 ये तीनों तस्वीरें पड़ोसी देश नेपाल की राजधानी काठमांडू से आई हैं।
हिंदू राष्ट्र और राजशाही वापसी की मांग को लेकर सड़क पर मानो गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। मौजूदा लोकतांत्रिक सत्ता के खिलाफ विद्रोह की आग भड़क गई है। विद्रोह की ये चिंगारी पिछले 2.5 हफ्तों से दबी हुई थी। भड़की तो कुछ ऐसा नजारा नेपाल की राजधानी की सड़कों पर दिख गया। सड़क पर पत्थर बिछे हुए हैं, दुकानों में आग लगी हुई है। हिंदू राष्ट्र के समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं। काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इलाके में हजारों की संख्या में लोगों ने प्रदर्शन का ऐलान पहले ही कर दिया था। प्रशासन ने भीड़ को काबू करने के लिए पुख्ता इंतजाम किए थे, लेकिन जब जनता का सैलाब सड़क पर उतरा तो पुलिस के लिए काबू करना मुश्किल हो गया और फिर जो हुआ उसकी तस्वीर दुनिया के सामने है। साढ़े 3 करोड़ की आबादी वाले नेपाल में 80% से ज्यादा आबादी हिंदुओं की है। साल 2008 तक नेपाल हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन माओवादी आंदोलनों के चलते नेपाल की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलते गए। पिछले 16-17 सालों के दौरान नेपाल ने काफी उतार चढ़ाव देखा। वामपंथी व्यवस्था के मजबूत होने से चीन का प्रभाव वहां बढ़ने लगा, लेकिन अब एक बार फिर से नेपाल के हिंदू राष्ट्र बनाने और राजशाही वापस लाने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। बीते 16 सालों में नेपाल में 13 सरकारें बन चुकी हैं। इस व्यवस्था के खिलाफ जनता में गुस्सा है। नेपाल के लोगों का सब्र जवाब दे चुका है। इसकी एक बानगी बीते 9 मार्च को दिखी, जब 2 महीने बाद पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह पोखरा से काठमांडू लौटे थे। राजा को रिसीव करने के लिए हजारों की संख्या में राजशाही के समर्थक एयरपोर्ट पहुंचे थे। उस दिन नेपाल की राजधानी में जाम जैसे हालात बन गए। इसी जुलूस के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर भी दिखी थी, जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हुई। उस दिन नेपाल में नारे लगे थे, राजा वापस आओ, देश बचाओ, और उसी के बाद से नेपाल में बगावत की चिंगारी अंदर ही अंदर सुलग रही है। हिंदू राष्ट्र और राजशाही की डिमांड तेज हो चुकी है और अब जो हुआ है ये महज बगावत का एक ट्रेलर भर है। नेपाल 240 सालों तक दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र रहा था। 2005 में जब नेपाल के तत्कालीन राजा ज्ञानेंद्र शाह ने नेपाल की संसद को भंग किया और नेताओं को जेल में डाला, तब उनके खिलाफ विद्रोह हो गया। 2006 में बड़ा आंदोलन हुआ और फिर इसके बाद राजशाही और हिंदू राष्ट्र दोनों की साथ साथ विदाई हो गई। एकमात्र हिंदू राष्ट्र था दुनिया में, उसकी भी विदाई हो गई और अब फिर उसको वापस बहाली की मांग को लेकर आज जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन हुआ। तस्वीरें आपने देख ली। आगे बढ़ते हुए देश की खबर की ओर लौटेंगे। बात राणा सांगा पर हो रहे सियासी विवाद की, जिसकी गूंज आज संसद में फिर सुनाई दी। सुबह 11 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, सत्ता पक्ष के सांसदों ने माफी की मांग की। इसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने इस पर पक्ष विपक्ष के सांसदों को बोलने का मौका दिया। शुरुआत की संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने, और जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर बोला तो नया विवाद खड़ा हो गया। सर, जो अभी कहा है, हम लोग तो पूरा एग्री है, आपने देश का सेंटीमेंट को रखा है। हमारे कांग्रेस पार्टी और बाकी लोग भी इससे सहमत है कि नहीं, एक बार बता दीजिए। और इस सदन में देश का हीरो को अगर इंसल्ट करता है तो मैं नहीं मानता हूं कि ये मुद्दा सिर्फ हमारे रामजीलाल सुमन जी का अकेला का है। इसको मैं इज्जत देता हूं व्यक्तिगत तौर पर, एक साथी के तौर पर। लेकिन जो राणा सांगा को लेकर के जो वक्तव्य दिया, अगर यहां से हटा भी दिया, वो बाहर सोशल मीडिया और न्यूज में तो वो तो बिल्कुल चल रहा है। और सुन के किसी को कैसे मंजूर होगा जो भाषा और जिस लहजे में माननीय सदस्य जी ने राणा सांगा के बारे में बोला है। इसलिए मैं आपके बात को सहमत करते हुए मेरा तरफ से ये दरखास्त है, हम लोग आपका स्टेटमेंट को, ऑब्जर्वेशन को एंडोर्स करते हुए, विशेष करके जो इंडी गठबंधन है नेता कांग्रेस पार्टी को भी मैं अनुरोध करता हूं, आप भी खुले तौर पर ऐसे स्टेटमेंट का खंडन कीजिए। और चेयरमैन साहब ने जो ऑब्जर्वेशन किया है, कोई भी रीजन, कोई भी जाति का नेशनल हीरो को अपमान नहीं करना चाहिए, देश में भी और इस सदन में भी।
माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी। सर, आपने जो बातें रखी है हम उसका स्वागत करते हैं और इस देश में जो भी पैट्रियट्स हैं, देश के लिए लड़े हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कानून अपने हाथ में लेकर अगर कोई किसी के घर पे जाकर तोड़फोड़ करता है, ये कभी हम नहीं मानेंगे। इसको मैं खंडन करता हूं। उसकी गाड़ी तोड़ते हैं, घर तोड़ते हैं, ये अपमानजनक जो दलितों के खिलाफ हो रहा है, ये कभी नहीं सहन करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान ने मामले को नया रंग दे दिया। बात ने तूल पकड़ ली। इसके बाद सदन में राणा सांगा अमर रहे के नारे लगे। काफी देर तक सत्ता पक्ष के सांसदों की ओर से नारेबाजी की गई। उस नारेबाजी की एक झलक भी देखिए। नारेबाजी थोड़ी कम हुई तो बीजेपी के राधा मोहन दास अग्रवाल, जो कि गोरखपुर से आते हैं, उन्होंने सत्ता पक्ष की ओर से मोर्चा संभाला और खड़गे ने जो जाति का कार्ड खेला उसे मुद्दा बना डाला। माननीय सांसद रामजीलाल सुमन ने जो उस दिन कहा था, अगर उन्होंने महसूस कर लिया होता कि गलती से कह दिया या भाषण देने के आवेश में उनके मुंह से निकल गया और उन्होंने सदन के भीतर या सदन के बाहर भी अगर ये स्पष्टीकरण दिया होता कि मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था और कह दिया होता कि मैंने जो कुछ कहा मैं उसके लिए शर्मिंदगी महसूस करता हूं और पूरे देश से माफ़ी मांगता हूं, तो ये बातें उसी अब आप हल्ला मुझसे तेज नहीं मचा पाएंगे, इसलिए सुनती है जावेद जी शांति से। मैं मचाऊंगा तो डिस्टर्ब हो जाइएगा जी। तो बातें उसी दिन खत्म हो गई होती हैं। आश्चर्य की बात है, माननीय सांसद जी का बयान आया, मैं मरते मरते मर जाऊंगा लेकिन मैं अपनी बात वापस नहीं लूंगा। जब तक जीवित रहूंगा तब तक मैं इस बात को वापस नहीं लूंगा। यह बताता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था सोच समझ के कहा था, होशो हवास में कहा था, नियोजित तरीके से कहा था और यह जो संपूर्ण इंडी ठगबंधन है, ये इस इंडी ठगबंधन की मानसिकता को द्योतक करता है। अब आप बार बार ये कह रहे हैं दलित ने इसलिए अटैक किया है। आप जो वक्तव्य मेंबर इस सदन में देता है वो एक रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट होना चाहिए, लेकिन आप कैसे जाम मार करके। सत्ता पक्ष विपक्ष की ओर से एक दूसरे पर खूब आरोप लगाए गए। बाद में सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई। दर्शकों को बताते चले कि इतिहास की जो जानकारी हमने जुटाई है उसके मुताबिक राणा सांगा को लेकर जो दावा रामजीलाल सुमन ने किया है वो सही नहीं है। और अब आज का जनहित मंत्र, दोस्ती की पहचान दोस्त के सुख में नहीं उसके दुख में साथ देने से होती है। दार्शनिक सुकरात ने कहा था, दोस्त जल्दबाजी में ना बनाएं, जब बना ले तो मजबूती से दोस्ती निभाएं। शोले फिल्म का वो गाना आपको याद ही होगा, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।